नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत की श्रृंखला में क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ आ गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य वंश और गुप्त वंश के संबंधित जितने भी वीडियो थे, उनकी प्रशासन व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उन सभी को समाप्त किया। अब उसी के क्रम में हम लोग आज दक्षिण भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं और आज उसी में हमारा पहला वीडियो है संगम काल। दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब मौर्य वंश का उत्तर भारत में उदय हो रहा था तो उसी समय दक्षिण भारत में भी कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा था। और दूसरा, जब यहाँ पर हर्षवर्धन का काल चल रहा था तो उसी समय यहाँ पर छोटे जो राजवंशों का उदय हुआ उनमें से एक वंश उभर कर आया जिसे हम लोग संगम वंश बोलते हैं। और उसी समय कई महान राजाओं ने उनमें शासन किया, या उनकी व्यवस्था थी। आज हम सब चीज़ों को समझेंगे, तो आइए समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं संगम काल की। तो संगम युद्ध क्या था? तो सबसे पहले अगर हम इसके परिचय की बात करें तो संगम एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। दोस्तों संगम एक ऐसा शब्द है जो कि संस्कृत से संबंधित है और इसका अर्थ हिंदी में होता है कई व्यक्तियों या कई कवियों की एक सभा का आयोजन करना, और वहीं से इस शब्द को लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका काल का संबंध का समय जो है दिया है, संगम काल का संबंध 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। दोस्तों 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच इस संगम युग का समय प्रारंभ होता है और उसी के बीच इन सभी राजाओं ने यहाँ पर राज शासन किया। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारे कवियों का सम्मेलन हुआ जिसमें से कई तमिल साहित्यों की रचना की गई, और उन्हीं साहित्यों के माध्यम से हम लोग इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संगम साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर संगम तमिल कवियों की सभा की जाती थी जिसमें तमिल साहित्यों की रचना की गई और उसे संगम साहित्य का नाम दिया गया। तो यहाँ पर संगम कवियों का जब सभाओं का आयोजन किया जाता था तो उसमें कई सारे कवियों ने मिलकर तमिल भाषा में संगम साहित्यों की रचना की और उसे हम लोग आज संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत में कई सारे राजाओं के द्वारा यहाँ पर संगम का आयोजन किया जाता था या सभा का आयोजन किया जाता था, और उस सभा में वो कई सारे कवियों को बुलाते थे, उनकी गोष्ठी होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। दोस्तों इस दक्षिण भारत में यहाँ पर 3 राजवंशों का प्रमुख रूप से जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें पांड्य, चोल और चेर हैं। और यहाँ पर सबसे प्रमुख जो वंश था वह पांड्य वंश था, क्योंकि इसी वंश के संरक्षण में यहाँ पर तीनों सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें से प्रथम मदुरई में, द्वितीय कपाटपुरम में और तृतीय मदुरई में ही इनका आयोजन किया गया था। और कहानी यह भी कहती है या इतिहास यह भी कहता है कि इनके समय में 197 सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें से लगभग 9000 कवियों ने सभा में भाग लिया और उनके द्वारा तमिल साहित्यों की रचना की गई। तो लेकिन यह काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर ऐसा लगता है कि प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह कितना सच है यह भी अपने आप में प्रश्न है। तो आइए अब हम समझते हैं कि यहाँ पर किस क्रम में उन सभाओं का आयोजन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले चार्ट में यहाँ पर क्रम दिया गया है, दूसरे चार्ट में यहाँ पर स्थान और तीसरे चार्ट में उस सभा के अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो सबसे पहली जो सभा थी वह मदुरई में की गई थी, और किसके अध्यक्षता में? तो वह अगस्त ऋषि थे, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर पहली सभा का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं द्वितीय सभा का। तो द्वितीय सभा जो कि कपाटपुरम में थी और वह भी अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। और इसके अलावा तृतीय सभा का आयोजन उत्तरी मदुरई में किया गया, जो कि नक्कियर द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम और तृतीय जो सभा का आयोजन किया गया था वह मदुरई में ही किया गया था। इसे उत्तरी मदुरई भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, और जो द्वितीय सभा है वह कपाटपुरम में आयोजित की गई थी। तो इसे याद करने के लिए आप लोग पहली और तृतीय सभा का आयोजन स्थल अगर पूछा जाए तो वह मदुरई है, और वहीं अगर पहली और दूसरी सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो वह अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पहली सभा में क्या चीज़ मिली थी, द्वितीय सभा में क्या चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट थी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर
पहली सभा में कई सारे साहित्यों का निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्रोतों से जानकारी मिलती है वह ना के बराबर मिलती है। और अगर हम द्वितीय सभा की बात करें तो द्वितीय सभा में जब अगस्त ऋषि द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई तो वहाँ पर भी कई सारे तमिल साहित्यों का रचना की गई। उनमें से प्रमुख जो थी वह तोल्काप्पियम नामक एक साहित्य मिला जो कि व्याकरण से संबंधित है। और उसके अलावा यहीं अगर हम तीसरे सभा का बात करें तो तीसरी सभा में हमारी कई सारे तमिल साहित्यों की जानकारी मिलती है, जिसमें से तोल्काप्पियम को छोड़कर जितने भी हमारे तमिल साहित्य मिले हैं वह सब तीसरी सभा के आयोजन के दौरान मिले हैं। दोस्तों आइए इसे रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें संगम शब्द की, तो संगम शब्द हमारा संस्कृत भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है कि एक सभा का आयोजन किया जाना। और यहाँ पर अगर हम इसके काल की बात करें तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य इसका संगम काल रहा। और यहाँ पर कई सारी सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें से कई सारे तमिल कवियों ने तमिल भाषा में यहाँ पर साहित्यों की रचना की, जिनमें से तोल्काप्पियम और शिवकादिपारम कई सारी रचनाएं थीं। प्रमुख रूप से इन्हें जाना जाता है। वहीं अगर हम इसके सभाओं की बात करें तो प्रमुख रूप से 3 सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें से पांड्य राजाओं ने इनको संरक्षण प्रदान किया। अब हम बढ़ते हैं मैप की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैप में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में यहाँ केरल के क्षेत्र में चेर राजाओं का शासन था। और वहीं अगर हम बात करें पांड्य राजाओं की तो जो ये राजा तमिलनाडु के निचले क्षेत्र की ओर राज करते थे और तमिलनाडु से ऊपरी क्षेत्र पर चोल वंश का शासन चल रहा था। तो वहीं पर तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इन्हीं 3 वंशों के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले चोल वंश की। दोस्तों यहाँ पर इन वंशों से जोड़कर कई सारे इनके जो प्रतीक चिन्ह थे उनसे भी जोड़कर प्रश्न परीक्षा में बनाता है। तो अगर हम चोल वंश की बात करें तो चोल वंश में बाघ इनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह होता था। वहीं अगर हम बात करें प्रमुख शासक की तो ये इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कारिकाल थे। परीक्षा में यहाँ से भी जोड़कर प्रश्न बनाता है कि चोल वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन से थे, तो वह कारिकाल थे। अब बात करें इनकी राजधानी के बारे में तो चोल वंश की जो प्रमुख राजधानी थी वह पुहार थी, या इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ भी संचालित की जाती थी, क्योंकि यह समुद्री तट पर था और एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता था। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि चोल वंश की प्रमुख राजधानी क्या थी, तो वह पुहार या कावेरी पट्टनम थी। अब अगर हम बात करते हैं आगे इनके कार्य की तो यहाँ पर सबसे प्रमुख कार्य इन्होंने यह किया था कि श्रीलंका पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला एकमात्र वंश चोल वंश था। और अगर हम इनकी सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी सैन्य व्यवस्था थी और इनकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी। इसी कारण इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों यहाँ पर चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि तीनों वंशों में सबसे मजबूत रूप से उभर कर सामने आया था। अब हम बात करते हैं चेर वंश की। तो दोस्तों चेर वंश की अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर इसका सबसे प्रमुख प्रतीक चिन्ह धनुष था। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। चेर वंश की बात करें तो चेर वंश में सबसे प्रतापी राजा शेरगुट्टवन था। यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि चेर वंश के प्रमुख राजा कौन से थे, तो शेरगुट्टवन थे। और शेरगुट्टवन को क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। वह यह था कि शेरगुट्टवन ने चेर राज्य में कनगी पूजा अथवा पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर शेरगुट्टवन द्वारा ही कनगी पूजा या पत्नी प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसी कारण इन्हें बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें याद रखना है। और परीक्षा में प्रश्न जोड़कर इनसे पूछता है कि किस वंश के राजा ने कनगी पूजा या पत्नी पूजा आरंभ की, तो वह शेरगुट्टवन द्वारा इन पत्नी पूजा आरंभ की गई, जो कि चेर वंश के राजा थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांड्य वंश के बारे में। तो पांड्य वंश के अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर इनका प्रमुख प्रतीक चिन्ह मछली है। और पांड्य वंश में प्रतीक चिन्हों से भी जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। पांड्यों का प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले पांड्य वंश का कहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो वह मेगास्थनीज द्वारा इनका उल्लेख किया गया है।
और यह वंश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी भी तमिल सभाओं का आयोजन कराया गया था या कवियों का जो सम्मेलन कराया जाता था उनको संरक्षण सबसे ज़्यादा पांड्य राजाओं ने ही दिया था। तो हमें इस वंश को भी याद रखना है। दोस्तों, पांड्य वंशों के बारे में भी एक इतिहास से जानकारी मिलती है कि इनका शासन संभवतः स्त्री द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर यह आती है कि यहाँ पर राजा के पद पर या शासिका के तौर पर स्त्रियों की नियुक्ति की जाती थी और इस वंश को स्त्रियों द्वारा संचालित किया जाता था। आगे हम बात करें पांड्य राजा में, तो पांड्य राजा में एक प्रमुख राजा थे नेडियोन, जिन्होंने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। तो जिस प्रकार चेरगुट्टवन जो कि चेर वंश के प्रमुख शासक थे, इन्होंने कंगी पूजा की शुरुआत की थी, उसी प्रकार यहाँ पर पांड्य राजा में एक नेडियोन प्रमुख राजा थे जिन्होंने समुद्र पूजा की भी शुरुआत की। तो हमें इन दोनों चीज़ों को भी याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनाता है। अब आगे हम बात करते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के आर्यकरण में सबसे प्रमुख रूप से जो उनका श्रेय जाता है वह अगस्त ऋषि को जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण भारत के अगर आर्यकरण की बात करें तो इसका प्रमुख श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है क्योंकि अगस्त ऋषि ने ही यहाँ पर कई सम्मेलनों में अध्यक्षता की और दक्षिण भारत के आर्यकरण करने का प्रयास किया। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तमिलों के प्रमुख देवता में। तो तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे। दोस्तों, यहाँ पर इनके प्रमुख देवताओं से भी प्रश्न पूछता है, जिनको यहाँ पर सुब्रमण्यम देवता सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, लेकिन इनके देवताओं की जो प्रतिमाएं थी या इनके देवताओं की जो पूजा या कार्यविधि थी वह उत्तर भारत में से काफ़ी अलग थी और यहाँ पर देवताओं को या दैवी शक्तियों को काफ़ी महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पर हमें तमिलों के प्रमुख देवताओं के रूप में इन्हें याद रखना है कि तमिलों के जो प्रमुख देवता थे वह मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने संगम युग में प्रमुख जो वंश हुए चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश उनको याद किया। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख साहित्यों के बारे में जो कि संगम साहित्य के रूप से जाने जाते हैं। उसमें से तोल्कापियम प्रमुख संगम साहित्य था जो कि तोल्कापियर द्वारा लिखा गया था। और अगर बात करें तोल्कापियम की तो यह प्रमुख रूप से व्याकरण ग्रंथ के रूप में संबंधित है और इस तमिल साहित्य की रचना दूसरी सभा में जो कि कपाटपुरा में आयोजित की गई थी उस पर इसकी रचना तोल्कापियर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर तोल्कापियम से भी जोड़कर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और तोल्कापियर से कई सारी संगम साहित्यों या कई सारे संगम स्रोतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे हम बात करते हैं इसके दूसरे ग्रंथ की। तो दूसरा ग्रंथ शिवकारिपारम जो कि इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया था और इसमें व्यापारी कोवलम, पत्नी कनगी एवं नर्तकी की प्रेम कहानी थी। तो यहाँ पर इस शिवकारिपारम में व्यापारी पत्नी और एक नर्तकी थी, उसकी त्रिकोणीय प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे प्रभावित होकर चेरगुट्टवन ने पत्नी पूजा या कनगी पूजा की शुरुआत की थी। तो शिवकारिपारम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से भी जोड़कर प्रश्न बनाएगा। तो आगे अब अगर हम बात करते हैं तिरुकुरल के बारे में, तो तीसरा ग्रंथ हमारा तिरुकुरल प्राप्त हुआ है जो कि तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर कुरल नामक एक ग्रंथ है, ये भी तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया है और यह तमिल साहित्य का बाइबिल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें जो संगम साहित्य प्राप्त हुए उसमें से तोल्कापियम, शिवकारिपारम और तिरुकुरल महत्वपूर्ण है और तिरुकुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि तमिल साहित्य का बाइबल किस ग्रंथ को कहते हैं, तो वह तिरुकुरल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने संगम युग के बारे में, उसके परिचय, उसकी सभाओं के आयोजन जो किए गए थे उनसे संबंधित और उसमें जो प्रमुख वंश उभर कर आए जैसे कि चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो उसे भी देखने का प्रयास करें ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके और इतिहास के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त हो।